हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अवधारणा, अर्थ और इसके महत्व को हम पढ़ रहे थे और ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण के जो कुछ मुद्दाएं थी, जो कुछ मुद्दा है, इसे जो है हम पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं और इसे जो है आज हम इसका दूसरा पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट्स था इसमें नई आर्थिक विश्व व्यवस्था के उदय के कारण। पहला पॉइंट पढ़ लिए हैं। दूसरा पॉइंट्स है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसकी संस्थाओं के सहायता कार्यक्रम में अमेरिका का व्यवधान। जो अमेरिका समस्या पैदा करता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, तो उसकी संस्थाओं की सहायता कार्यक्रम में अमेरिका जो व्यवधान उत्पन्न किया है उसके बारे में जानेंगे। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसकी संस्थाओं से जो कम ब्याज पर ऋण राशि दी जाती है, तो विकासशील देश ऐसी ऋण राशि को बढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं और अमेरिका ऐसे ऋण की राशि को बढ़ाने का अत्यधिक विरोध कर रहा है। अमेरिका की इस संबंध में यह स्पष्ट दृष्टि है कि ऐसी सहायता कम होने से विकासशील देश मजबूर होकर या पश्चिमी देशों के बैंकों से ऊंची दर पर अल्पकालीन ऋण लेंगे या बहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भर होंगे। ऐसा होने से एक तरफ तो पश्चिमी पूंजी पर लाभ की वृद्धि होगी और दूसरी तरफ विकासशील देशों की अर्थरचना पर विकसित देशों के औद्योगिक तथा व्यापारिक तंत्र पकड़ बढ़ेगी। ठीक है, ये तंत्र की पकड़ बढ़ेगी। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण अमेरिका विश्व बैंक तथा मुद्रा कोष के संविधान को लोकतंत्रीय बनाने का विरोध कर रहा है। इसी कारण तेल आयातक देशों की सहायता हेतु एक ऊर्जा आयोग के फैसले पर भी उसने अमल नहीं किया। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट्स है वो है विकासशील देशों के प्रस्तावों की उपेक्षा। तो विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने इस रवैये से भी विकासशील देशों को अपने शोषण से बचने के लिए विवश कर दिया है कि वे एक नवीन विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना करें। जैसे विकसित देशों ने विकासशील देशों के विश्व बैंक तथा मुद्रा कोष संबंधी प्रस्ताव अनदेखे कर दिए। विकसित देश इन संस्थाओं के संबंध में ना तो वे अपने अधिकार में कमी करने के लिए तैयार हुए और ना हिस्सेदारी की व्यवस्था में बदलाव के लिए तैयार हुए हैं। ठीक है, चौथा जो पॉइंट्स है वो है खनिज तेलों के भावों में वृद्धि से जनतंत्र में कठिनाई। जो खनिज तेल है इसके भाव में वृद्धि कर जनतंत्र में कठिनाई उत्पन्न करना। तो वर्तमान विश्व व्यवस्था के कारण जब ओपेक देशों ने मिलकर अपने खनिज तेलों के भावों में वृद्धि कर दी, तो इसकी प्रमुख कठिनाई विकासशील देशों के सामने ही आई। विकसित देशों ने तो लागत मूल्य में वृद्धि के कारण आयात भाव में वृद्धि कर दी, लेकिन विकासशील देशों के सामने दोहरी मार हुई। एक तो उनके आयात महंगे हो गए, दूसरे तेल निर्यात की कमाई का हिस्सा ओपेक देशों ने पश्चिम के देशों में निवेश कर दिया। तो इस प्रकार वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के शोषण भरे तंत्र से बचने के लिए कैनकून सम्मेलन में इस व्यवस्था में कुछ सुधार के लिए प्रस्ताव रखे गए, लेकिन केवल इतना ही विकसित देशों से मनवाया जा सका कि विकासशील देशों की सहायता राशि में वृद्धि की जाएगी। इस सम्मेलन के बाद तीसरी दुनिया के सम्मेलनों में नवीन अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। आगे है कि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो इसके कई विशेषताएं जो है कई बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, जो कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसमें पहला है
प्राकृतिक के स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता। क्या है? प्रकृति के स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता। नई विश्व व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सभी नए अविकसित तथा विकासशील राष्ट्र यह चाहते हैं कि उन्हें उनके प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता मिल जानी चाहिए। वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसके अंतर्गत उनके प्राकृतिक स्रोतों पर संप्रभुता मिल सके। दूसरा है संरक्षणवाद की समाप्ति। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था में विकसित देश संरक्षणवाद की नीति अपनाकर विकासशील देशों के व्यापार को रोकते हैं। वे विकासशील देशों के सामने शुल्क संबंधी रुकावटें डालकर उनके निर्यात को हतोत्साहित करते हैं। इससे विकासशील देशों को दोहरी हानि उठानी पड़ती है। एक तो उनके निर्यात को आघात पहुंचता है और दूसरे विवश होकर उन्हें आयात में कटौती करनी पड़ती है। तीसरा जो पॉइंट्स है जनतंत्रीय स्वरूप है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य विशेषता उसके जनतंत्रीय स्वरूप की वकालत करना है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में विशेषकर विश्व और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारित मताधिकार प्रणाली के कारण विकसित देशों विशेषकर अमेरिका और पश्चिमी देशों का वर्चस्व बना हुआ है। वे इन संस्थाओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ विकासशील देश इन संस्थाओं को जनतंत्रवादी बनाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन विकसित देश उनकी इस मांग को लगातार ठुकरा भी रहे हैं। चौथा जो पॉइंट्स है वो है सामान्य कोष। सामान्य कोष में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य प्रमुख विशेषता विकासशील देशों के एक सामान्य कोष की स्थापना करना है। इसके द्वारा विकासशील देश अपने आर्थिक विकास को स्थिर रखना चाहते हैं। पांचवा जो है टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण। नवीन विश्व अर्थव्यवस्था की एक अन्य प्रमुख विशेषता है विकासशील देशों में उचित टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करना है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में 95 श्रम तकनीकी पर विकसित राष्ट्रों का स्वामित्व है, यानी 95 श्रम तकनीकी पर विकसित देशों का ही स्वामित्व है। विकासशील देशों को विकसित देश तकनीकी निर्मित वस्तुएं बेचते हैं, लेकिन तकनीकी नहीं बेचते। नवीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देश तकनीक के उचित हस्तांतरण की व्यवस्था कराना चाहते हैं। ठीक है। छठा जो पॉइंट है वो है बैन ड्रेन को रोकना। नवीन विश्व अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता विकसित देशों के उपलब्ध कौशल को उन्हीं के देशों में काम में लेना है। अर्थात वर्तमान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों का उपलब्ध ज्ञान विकसित देशों की तरफ जा रहा है, इसे जाने से रोकना है। सातवां जो पॉइंट्स है छोटी छोटी बातें हैं जो पॉइंट्स के रूप में अन्य विशेषताओं के रूप में इसे नवीन विश्व व्यवस्था के अंतर्गत बतलाई जा सकती है। जैसे दक्षिण में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज करना, विकासशील देशों के कर्जों को जो है राहत करना, बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण रखना, अविकसित राष्ट्रों को मिलकर क्षेत्रीय संगठनों एवं व्यापारिक समझौतों के अंतर्गत जो पारस्परिक सहयोग है उसे प्रदान करना। आगे है कि राष्ट्रीय मुद्राओं को समाप्त कर लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR को जारी रखना है। ठीक है। अब आगे है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए विचार विमर्श। इस विचार विमर्श से कुछ विकासशील देशों का जो है हल निकल जाए, इसलिए विचार विमर्श रखा गया है। आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नोट्स के व्यू से नहीं है, क्योंकि नोट्स के व्यू से जो विशेषता है बस विशेषता तक ही सीमित है। उसके बाद आप यहाँ पे निष्कर्ष को लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे विचार विमर्श
के थ्रू जो है हम जानते हैं कि विकसित और विकासशील देशों में क्या समस्याएं हुई, क्या समस्याएं का हल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों से संबंधित मसलों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच दो प्रकार के संवाद को शुरुआत की गई। पहला है उत्तर दक्षिण संवाद, जिसका अभिप्राय है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श करना। दूसरा है दक्षिण दक्षिण संवाद, जिससे अभिप्राय है कि विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भर की खोज के लिए विचार विमर्श करना। आगे है कि उत्तर अमीर यानी विकसित देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण गरीब यानी विकासशील देशों का प्रतीक है। जहाँ भी उत्तर दक्षिण संवाद आवे तो उत्तर समझ लीजिए पश्चिमी राष्ट्र है जो पूंजीवादी है, और दक्षिण जो गरीब देश है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए उत्तर दक्षिण संवाद तथा दक्षिण दक्षिण संवाद दोनों की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। इसका मुख्य कारण यह रहा है, एक तो यह है कि विकसित देश विकासशील देशों के विकास हेतु अपनी अर्थव्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन या सुधार के लिए तैयार नहीं है। दूसरा कारण है कि दक्षिण के विकासशील देशों में एकजुटता का भी अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए शुरू किए गए संवाद जो है विकासशील देशों के लिए आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष है। अब आइए हम यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में हम कुछ जान सकते हैं। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकासशील देशों को शोषण प्रवृत्ति से बचने के लिए एक समान राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए वर्तमान अर्थव्यवस्था की भेदभाव भरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। आर्थिक संगठनात्मक कार्यात्मक प्रयत्न है जो अभी कोई निश्चित स्वरूप तो धारण नहीं कर सके हैं, लेकिन विकसित देशों पर दबाव अवश्य डाल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ जो है हम निष्कर्ष के रूप में इसे हम दे सकते हैं। और ये जो विचार विमर्श है, विचार विमर्श को भी आप डाल सकते हैं। अगर आप लिखने में सक्षम हैं तो इसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है नई आर्थिक अर्थव्यवस्था आज जो है समाप्त होता है।